Hello everyone. Namaste. I am CMA Aditya Jhawar, the founder and director of AJ Classes and Aditya Jhawar Education. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CMA and I am also the India's youngest company secretary at the age of just 18. Dear students, आज हम लोग जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लिया होगा फर्स्ट लेक्चर ऑफ द सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी, ये डेमो लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स देखेंगे और जो फाउंडेशन के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स, उसके बारे में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर दैट हम लोग ICAI.org की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहां पर हमने फाउंडेशन जो है उसका पूरा का पूरा सिलेबस एक बार के लिए खोल लिया है। इसके लिए आज जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, किन किन चैप्टरों से सबसे ज्यादा कंटेंट को पूछा जाता है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर हासिल करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पूरे अकाउंट्स के अंदर आप टोटल कितने मार्क्स मिनिमम टू मिनिमम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक चैप्टर नंबर 1 दिख रहा होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब अकाउंट्स की जो भी थ्योरी है उस इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर दी गई है, ठीक है। आइए सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग कंसेप्ट यूनिट नंबर 2 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज 2 मार्क का एक ट्रू और फॉल्स इसमें से आता है। कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स वाला जो चैप्टर है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के फाउंडेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर सेकंड जो आपका लेवल है दैट इज इंटरमीडिएट लेवल, जिसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग नाम से सब्जेक्ट आता है, उसके अंदर ये जो स्टैंडर्ड है बहुत ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट थी, मतलब सारे प्रकार के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डिटेल आपको लेवल 2 के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर आ जाएंगे, जो फाउंडेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं अपने 11th के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले आपको बेसिक सिखाए जाएंगे दैट इज जर्नल एंट्रीज, फिर आपको लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और थोड़ा बहुत अगर बाई चांस अगर आ गया तो वो है कैश बुक, ठीक है। ज्यादातर इसमें से कुछ आने वाला है नहीं, अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में से क्वेश्चन आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर चैप्टर बीआरएस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा बीआरएस का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं मेरे जो मेथड्स है, अच्छा सबसे पहले तो आपको हमारे एजे क्लासेस के सीए फाउंडेशन के जो मेंटोर्स है, आइए सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। तो एजे क्लासेस के अंदर आपको पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स, वो जो पढ़ाने वाला है उनका नाम है सीए सीएस सीएमए आदित्य जवर, इन शॉर्ट मैं खुद, ठीक है। सेकंड नंबर पे है जो है लॉ, बिजनेस लॉज, ठीक है, वो आपको पढ़ाने वाले हैं सीए ऊर्जा मैम, सीए ऊर्जा जवर, माई वाइफ, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं, टोटल थर्ड नंबर के अंदर टोटल 3 पार्ट्स है इसके अंदर। सबसे पहला है मैथ्स, उसके बाद आता है एक एलआर, और उसके बाद आता है एक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैट्स। अब इसमें 3 जने टोटल, मतलब टोटल मिला के 3 पार्ट्स है। पहला जो मैथ्स है 40 मार्क का है, दूसरा 20 मार्क का है, फिर 40 मार्क का है, ठीक है। इसमें टोटल 2 जने मिलकर आपको पढ़ाएंगे। जो मैथ्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो मैथ्स वाला जो पार्ट है वो पढ़ाएगी माई सिस्टर दैट इज पूजा झवर मैम, ठीक है, पूजा झवर मैम। मैथ्स वाला जो पार्ट है 40 मार्क का वो लेंगे पूजा झवर। उसके बाद आपका जो एलआर का पार्ट है वो लेंगे एजे सर, मतलब हम खुद लेंगे। और उसके बाद है अगला जिसका नाम है
स्टैट्स वो भी मैं ही लेने वाला हूं आपका, ठीक है, एजे आदित्य झवर। और फोर्थ नंबर है उसके अंदर है आपका इकोनॉमिक्स, ये आपका कौन लेंगे, इसमें लेंगे कुछ पोर्शन जो है वो लेंगे पूजा झवर मैम, और कुछ पोर्शन जो है वो लेंगे ऊर्जा झवर मैम, ठीक है। ये आपके टोटल मिला के फैकल्टीज है। सबसे प्लस पॉइंट जो एजे क्लासेस के अंदर है वो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एजे क्लासेस के अंदर है, यहां पर दूसरी क्लासेस की तरह और कोई फैकल्टीज नहीं है, ठीक है। होता क्या है, कई बार बच्चा जो है ओनर्स को देखता है, मेन फाउंडर को देखता है, लेकिन पता चलता है कि फाउंडर तो यहाँ पे पढ़ाता ही नहीं है, ठीक है। जो मेन ओनर है क्लासेस का वो तो पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि फैकल्टीज पढ़ाते हैं। और कई बार ऐसा होता है बच्चों को कि फैकल्टीज का कुछ समझ ही नहीं आता है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वहां यहाँ पर कोई स्टाफ के भरोसे काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर सबसे मेन जो एजे क्लासेस में आपको सबसे मेन चीज दी जा रही है वो है ओनर्स ही आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि सीधी गणित है, ओनर जितना अपनी क्लासेस के लिए ध्यान देगा, जितना अपने स्टूडेंट्स के प्रति ध्यान देगा, उतना एक स्टाफ पर्टिकुलरली नहीं दे पाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब पर्टिकुलरली आप किस सब्जेक्ट में कितने मार्क स्कोर कर सकते हैं वो हम देखेंगे, आज ही देख लेगा, पहले वीडियो में देख लेते, चलो देख लेते, ठीक है। पहले वीडियो में देख लेते क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैंने पहले ही बोला था एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो अब पहले तो आप ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में आप लोगों को कितने कितने मार्क्स आप आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अकाउंट्स, ठीक है, फिर है लॉ, फिर है मैथ्स, मतलब स्टैट्स एलआर सभी आ गए इन शॉर्ट, ठीक है, और उसके बाद है इको। तो अब ये टोटल मिला के 100 मार्क की एग्जाम होती है, 100, 100, 100 एंड 100, टोटल मिला के 400, जिसमें से आपको 200 मार्क लाना है और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स तो लाना ही लाना है। ये जो 2 पेपर है शुरुआती, ये हमेशा ध्यान रखो, ये होंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर्स, सब्जेक्टिव मतलब रिटर्न, इसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर है, और ये जो 2 पेपर है वो आपके एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, किस में आप लोग कितना मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहला है जिसका नाम है अकाउंट्स, उसके अंदर मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं, और एक मजे की बात बताता हूं, अकाउंट्स इतना आसान है, इतना आसान है कि तुमको क्या बताऊं, ठीक है। अरे मैं पढ़ाने वाला हूं इसलिए आसान लगेगा, ऐसे आसान नहीं है कोई, बट मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, पर्टिकुलरली बीआरएस हो गए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, ट्रिक्स होगी जिसके थ्रू आप लोगों का जो आंसर है विद इन सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। दीज ट्रिक्स आर डेवलप्ड बाय मी ओनली, ठीक है, मैंने खुद ने ये डेवलप करी ट्रिक्स। तो ये जो ट्रिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज सीए जो एक एग्जाम होता है ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कंसेप्ट्स, ठीक है, एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोगों के कंसेप्ट्स एकदम स्ट्रांग हो, ठीक है, एकदम स्ट्रांग, जो आपको फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों लेवल के ऊपर काम आए, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, ठीक है, कि आपको 60 प्लस कंफर्म, श्योर शॉट, ठीक है, कंफर्म, इवन मैं तो लिख देता हूं 65 लिख देता हूं, ठीक है, 65 प्लस को बहुत सारे स्टूडेंट्स 65 प्लस लाए हैं। और आपको एक चीज बताऊं, 65 प्लस बहुत आसान है, हम कुछ पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस देंगे ना लास्ट में क्वेश्चन बैंक में, बस वो ही करके चले जाओगे तो भी 65 प्लस आ जाएंगे। हमारी एजे क्लासेस की तरफ से आपको पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, वो करके चलो आपके 65 प्लस आ जाएंगे। तो अकाउंट्स में टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला आता है लॉ। लॉ सब्जेक्ट के अंदर ऊर्जा मैम विल टेक द बैचेस, एंड ऊर्जा मैम का जो लॉ है वो एक्सट्रीम खतरनाक है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है, वो आपको एकदम सेक्शन टू सेक्शन लर्न करवा देगी। ऊर्जा मैम आपको पर्टिकुलरली हर एक जो लॉ का एक एक सेक्शन है, एक एक बारीकी है, एक्सेप्शन, प्रोवाइजो, ठीक है, अंदर के सब सेक्शन, क्लॉजेस, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको पूरा का पूरा कंसेप्चुअली समझाकर विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आपको देकर पूरा का पूरा लॉ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि मैम पर्टिकुलर अपने चार्ट्स और ये सब बनवा के पूरा का पूरा पढ़ाते हैं। इसके अंदर आप लोग आराम से 60 प्लस अज्यूम कर सकते हो, 60 प्लस आराम से आ जाएंगे, बस जितना मैम ने बोला उतना आपको करना है, ठीक है। अगला आता है मैथ्स। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर हम लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, हमने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं किया, क्या हम लोग सीए कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए मैथ्स टफ होगा। जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
70% बच्चों का जो बैकग्राउंड होता है सीए के अंदर वो नॉन मैथमेटिक्स का होता है। तो क्या वो सीए नहीं बनते? इवन मैं आदित्य झवर का भी मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, उसके बावजूद भी आप देखो मेरे पास कितनी सारी डिग्रियां है। ठीक है, आप इन शॉर्ट आप समझ लो कि मैथ्स का इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पूजा मैम आपको पर्टिकुलरली कैलकुलेटर के ऊपर ट्रिक्स बता देगी, जिसके थ्रू आपका मैथ्स एकदम हंसते खेलते चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर पूरा का पूरा कैलसी मिलता था आपको इसके अंदर। इसके अलावा जो एलआर है एकदम लल्लू है, वो तो मैं खुद लेने वाला हूँ, 20 में से 20 आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो मैथ्स में डरने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पूजा मैम और एलआर स्टेट्स में मैं खुद हूँ। ठीक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि टेंशन लेने का कि नहीं सर मैथ्स टफ होगा, ये होगा, हमारा क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा भाई, आराम से पास होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आपको ट्रिक्स देंगे, बस आपको फॉलो कर दिए। इसके अंदर हम लोग ज्यादा अज्यूम नहीं करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपन लोग 50 ही अज्यूम करेंगे, सर 50 तो लाने ही लाने और आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, आराम से 50 आ जाएंगे। लास्ट बड़ा इको एमसीक्यू सब्जेक्ट है, इतना आसान है कि जो एजे क्लासेस की जो 3000 एमसीक्यूज की जो क्वेश्चन बैंक आएगी, बस वो करके चले जाना, आराम से 60-65 आ जाएंगे। इसमें 65 प्लस है। ठीक है, इको के अंदर जो एजे क्लासेस की जो क्वेश्चन बैंक दी जाएगी 3000 एमसीक्यूज की, बस वो करके चले जाना, आपके आराम से मार्क्स आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या मार्क्स आप खुद देख लो, 65, 65, 130, 130 और 50, 180, 180 और 60, कितना हुआ बेटा? 240। कितना हुआ बेटा? 240। ठीक है, 65, 65, 130, 130, 450, 180, 180 और 60, कितना हुआ बेटा? 240 मार्क। कितने चाहिए थे पासिंग के लिए? 200। आराम से पास हो, आराम से पास हो, कहीं पे फेल नहीं होने वाले। ये एवरेज बच्चों की कहानी सुना रहा हूं। अब मान लो फॉर एग्जांपल 10-15 मार्क इधर उधर भी हो गए, मान लो इसमें 50 हो गए, तो भी कोई लंबा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इधर से फॉर एग्जांपल 55 हो गए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 15 और 10 बोले तो 25 मार्क इधर भी हो जाए तो भी 215 आ रहा है। ठीक है, चलो 60 नहीं इधर 50 आ गए तो भी तुम पास हो। चिंता करने का कोई आवश्यकता है ही नहीं बेटा, समझ। ठीक है, आपको बस जितना बोला जाए उतना करते जाना। एजे क्लासेस आपका A to Z ख्याल रखने वाला है। एजे क्लासेस के अंदर पर्टिकुलरली आप लोगों को, ठीक है, एक एक चीज की जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाएगी, तो इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को जो भी ऑफलाइन वाला बच्चा है, जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट है, उन लोगों को हम लोग, ठीक है, उन लोगों को हम लोग पर्टिकुलरली हमारे यहाँ की जो हार्ड कॉपी मटेरियल है वो देंगे, और प्लस आप हमारी ब्रांच पे आके ऑफलाइन लेक्चर्स तो ले सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन लेक्चर्स आप ऑल ओवर इंडिया से ले सकते हो हमारा, ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में बैठो आप, एजे क्लासेस के लेक्चर्स हमसे बाय कर सकते हैं। बहुत शानदार प्राइसेस चल रही है अभी, अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं पर्टिकुलरली एजे क्लासेस के ऊपर। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को जो ऑनलाइन लेक्चर है सीए फाउंडेशन का ऑनलाइन लेक्चर मात्र न मात्र कितने में? सिर्फ और सिर्फ 1799 में आपको मिल रहा है, जिसका रेगुलर प्राइसिंग करीबन 36,000 रुपए के आसपास आता है। ठीक है, 1799, जिसके अंदर आपको 1 ईयर फुल वैलिडिटी दी जा रही है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ जो आपका है 14 फेब तक का है। ये ऑफर आपके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ 14 फरवरी तक का है, जिसके अंदर आपको 1799 के अंदर पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन का ऑनलाइन लेक्चर्स दिया जाएगा अनलिमिटेड व्यूज के साथ। ठीक है, फॉर मई 2025 एंड फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए, मतलब ये जो आप लेक्चर खरीद रहे हैं ये मई 2025 और सितंबर 2025 तक आपके लिए वैलिड रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी शुरुआत, मैंने जो कहना था मैंने बता दिया कि आपके लिए एजे क्लासेस के अंदर कौन कौन फैकल्टीज होने वाली है, एजेसी टीम। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट में आप कितने मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग एजे क्लासेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, आ जाइए। तो जैसा मैंने कहा था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है। ठीक है, बट मेरे लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, चिंता नहीं। चैप्टर नंबर 4 इन्वेंटरीज, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसका 50-50 चांसेस है, आता भी है नहीं भी आता, आता भी है नहीं भी आता है, तो इतना कोई डरने का जरूरत नहीं है। अरे 5th नंबर तो आप लोगों का वैसे ही बहुत ज्यादा क्या है, फेवरेट है, बिकॉज डेप्रिसिएशन चैप्टर तो अपन 11th में करते आए हैं ऑलरेडी, तो एज सच कुछ ज्यादा टफ चैप्टर है नहीं है। सिर्फ 6 नंबर चैप्टर जो है वो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंड प्रोमिसरी नोट्स का,
अगेन अ वेरी 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 इजी चैप्टर, नॉट दैट टफ। इसमें एक ही कंसेप्ट है जो है अकोमोडेशन बिल, वो अकोमोडेशन बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल मैं आपको अगर एक तरह से समझाऊं कि कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सॉरी बीआरएस वाला इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन अगेन इंपॉर्टेंट, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, बहुत आसान, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है 11th के अंदर जब आप लोग पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाते थे ना, जिसके अंदर आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाते थे, ये बस वही है, विद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना है, बहुत आसान होता है, कोई टफ नहीं होता, बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आता है मॉड्यूल 2, ये तो हो गया मॉड्यूल 1 का कहानी खत्म। अब आता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 बेसिकली थोड़ा सा एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 के अंदर बेसिकली आपको 11th के बारे में ज्ञान दिया गया है, मॉड्यूल 2 के अंदर आपको 12th के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा इवन अभी 11th में फॉर एग्जांपल 12th में आने वाला है, वो लोग भी सीए फाउंडेशन विद 12th चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। उसका कारण समझाता हूं, अगर आप सीए फाउंडेशन विद 12th करते हैं तो सबसे बड़ा आपका 6 मंथ सेव हो जाता है, और सेकंड आपके जो ग्रेड्स होते हैं 12th के अंदर वो बल्कि इंप्रूव हो जाते हैं, बिकॉज 12th के अंदर जो भी चैप्टर्स जो आते हैं वो कहीं ना कहीं एक्चुअली तो इससे ही लिंक्ड है, सीए फाउंडेशन से ही आपके लिंक्ड है पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है, वो है आपका एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, हम डिटेल में एक एक चैप्टर को समझेंगे, मेरे कंटिन्यूसली यहाँ पे डेमो वीडियोस आने वाले हैं, आप लोग डेमो वीडियोस को देखिए। ठीक है, आप लोग एक एक कंसेप्ट को मैं डिटेल में जाके आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम, अगेन 11th टॉपिक, 11th के अंदर आता था ये हमारे। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 ये है पार्टनरशिप के बारे में, जो आप लोगों ने अपने 12th के अंदर पढ़ा होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहां पर, हमारे 12th के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डिसोल्यूशन इसके अंदर ट्रिकी आएगा। उसके बाद आता है आपका कंपनी अकाउंट्स, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, ये आप लोगों ने 12th के अंदर चैप्टर नंबर 3, जो अपन अकाउंट्स नहीं बनाते थे, बैलेंस शीट शेड्यूल 3 वाली, बस ये वो वाली चीज है। उसके बाद शेयर्स, अरे तुम्हारा फेवरेट चैप्टर पार्ट 2 का, पार्ट 2 के अंदर जो फर्स्ट नंबर चैप्टर था शेयर्स, वही वापस चैप्टर आने वाला है, पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम और एग्जैक्टली इजी। ठीक है, परफेक्टली इजी। उसके बाद आता है आपका डिवेंचर चैप्टर, थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नए 3 चैप्टर है जो आप लोगों ने कभी पढ़े नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आप लोग 12th वाले हो, ठीक है, या 11th वाले हो। अब अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट इश्यू, ये एक्चुअली पहले इंटरमीडिएट में आता था, अब इंस्टीट्यूट ने उठा के इसको डाल दिया फाउंडेशन के अंदर। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये कुल 3 यूनिट है जो थोड़े से ढंग के, थोड़े से अच्छे कह सकते हैं। ये था ओवरऑल आपका जो सिलेबस है सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी के अंदर, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा जो है ओवरऑल आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स है। ठीक है, अकाउंट्स में मैंने जो बोला है आपको शुरुआत से ध्यान रखना है कि भैया मेरे को स्कोर करना है मिनिमम 65-70 अकाउंट्स के अंदर। उसके लिए जैसा जैसा मैं बोलूं बस वैसा वैसा आप करते जाना, जो जो मैं मटेरियल बोलूं बस वो आप मटेरियल को फॉलो करते जाना। देखो मटेरियल के नाम पर वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एक मटेरियल है ही अपना हमेशा से ही, आईसीएआई का जो मटेरियल है वो तो है ही है, आईसीएआई का जो मटेरियल स्टडी मैट वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको जो दूसरा मटेरियल जो रिफर करना है वो एजे क्लासेस का जो मटेरियल है वो आपको रिफर करना है, क्योंकि एजे क्लासेस के मटेरियल के अंदर आपको बाकी कुछ भी और नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना शानदार ये मटेरियल है। इसके अंदर पास्ट ईयर के सारे पेपर्स कवर हो जाते हैं, आरटीपीस कवर हो जाती है, एमटीपीस कवर हो जाती है, ठीक है, स्टडी मैट के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट एजे क्लासेस का जो मटेरियल है बस वो आप फॉलो कर लो, बाकी आपको कोई दिमाग इधर उधर लगाना नहीं है, इन 2 को कर लो। बाकी कोई भी टीचर कोई भी फैकल्टी कुछ भी कहे भैया हमारा ये कि मटेरियल देख लो वो देख लो, कुछ नहीं देखना है, मैंने जो बोला बस उतना करना है। वैसे तो मैं देखो एक चीज बताता हूँ, आईसीएआई का मैं आपको यूट्यूब के ऊपर आईसीएआई के मटेरियल को पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो आईसीएआई का मटेरियल भी अगर आप कर लेते हो ना तो मेरी गारंटी आप लोगों का सब में एग्जाम्शन आ जाएगा, सब में, चारों के चारों में एग्जाम्शन। अच्छा कुछ बच्चों को अभी नए नए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको एग्जाम्शन के बारे में पता नहीं है इतना, तो एग्जाम्शन के बारे में आओ समझते हैं। तो एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है, सीए, सीएस और सीएमए के अंदर तीनों के लिए इक्वल है। एग्जाम्शन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अगर आपके 60 प्लस आते हैं, ठीक है, एग्जाम्शन का मतलब 60 प्लस इन शॉर्ट, तो
इंटर और फाइनल के लिए एप्लीकेबल है, फाउंडेशन में एप्लीकेबल नहीं है। ये वाला जो रूल है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल में एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट का कहना है अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में 60 प्लस अगर आ जाते हैं तो आप लोगों को अगले अटेम्प्ट में वो सब्जेक्ट को नहीं देना है, आप लोगों को अगले अटेम्प्ट में वो सब्जेक्ट को नहीं देना है। अगर आप एग्जाम्शन क्लेम करते हैं तो आने वाले सब्सिक्वेंट 3 अटेम्प्ट तक आप लोग, मतलब बैक टू बैक 3 अटेम्प्ट, कंटिन्यूसली 3 अटेम्प्ट में अगर आप लोग वो सब्जेक्ट के लिए अपेयर होते हैं, ठीक है, और मान लो बाई चांस फेल हो गए तो अगला अटेम्प्ट भी आपको पेपर नहीं देना, तो इसे कहते हैं एग्जाम्शन। बहुत अच्छी चीज है। वैसे तो अपना टारगेट अपन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे, चाहे फाउंडेशन में हो या इंटर हो या फाइनल हो, बट बाई चांस अगर किसी कारणवश अगर अपना रह भी जाए तो टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम्शन आ गया ना, टेंशन नहीं, अगले अटेम्प्ट में वो पढ़ने का ही, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट पे अच्छे से करके जाने का, ठीक है। तो आराम से आप लोगों के 60 प्लस तो आने वाला है फाउंडेशन में हर एक सब्जेक्ट में, इतना चिंता नहीं करने का, बस इतना बोल रहे उतना करने का। चलिए शुरू करें हमारा आज का पहला चैप्टर, ठीक है, बेसिक्स। सो फर्स्ट नंबर चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। डाउनलोड हो रहा है। सो पहला नंबर चैप्टर आ गया थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसके अंदर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस मैं एक बार पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो पढ़ लो क्या क्या है इसके अंदर, आ जाइए देख लो। यहाँ पे एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूट ने चार्ट दिया, बहुत बढ़िया चार्ट है, देखो आओ इसी चार्ट को पहले समझते हैं अपन अच्छे से। सो प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग के अंदर 2 पार्ट्स है। सबसे पहला वो कहता है जनरेट करो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, जनरेट करो मतलब निकालो, बनाओ। दूसरा है उसको यूज करो। यूज कहां पे करेंगे आए देखते हैं, ठीक है। 2 चीज, जनरेट करो, दूसरा यूज करो। जनरेट 3 तरीकों से होगा, रिकॉर्ड होगा, क्लासीफाई होगा, समराइज होगा। अभी मैं आने वाले जो पेजेस है उसके अंदर डेफिनेशन समझाऊंगा बहुत अच्छे से। देखो मैं एक चीज आपको अभी बता रहा हूँ, मेरा पहला लेक्चर इसलिए आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि भाई मेरे लेक्चर को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, आगे पीछे मत करना, क्योंकि ये समझ लेना कि एक लेक्चर एक चैप्टर खत्म है विथ ऑल द क्वेश्चंस। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, स्टिल द लेक्चर विल गेट ओवर इन 1 लेक्चर, द चैप्टर विल गेट ओवर इन 1 लेक्चर, ठीक है। सो आप समझो बात को कि मैं एक एक चीज को डिटेल में जाऊंगा, अगर आप स्किप करोगे तो आपका कंटेंट मिस हो जाएगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, आप एक बार अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर किसी और टीचर का इधर उधर 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 देखने का नहीं। कारण समझाता हूं, क्योंकि होता क्या है कि मैं मेरी ट्रिक समझाऊंगा, कोई दूसरा टीचर अपनी ट्रिक समझाएगा, तो होगा कि वो ट्रिक्स कंफ्लिक्ट होगा कहीं ना कहीं, बच्चा समझा। तो टेंशन लेने का नहीं, आदित्य जवर के ऊपर पूरा भरोसा कर, कोई टेंशन नहीं ले, सर ने बोला करने का तो करने का, खत्म। तो सबसे पहला बेटा क्या है, जनरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दूसरा है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसने बोला है प्रोसीजर ऑफ अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, पहला जनरेट करने का, दूसरा यूज करने का। जनरेट करने का, यूज करने का। जनरेट में क्या आएगा, रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाई क्या करेंगे, बोले लेजर अकाउंट में क्लासीफाई करेंगे, वही बताएंगे आगे। समराइज क्या करेंगे, टोटल करेंगे ना रे, क्या करेंगे, टोटल ट्रायल बैलेंस में टोटल करेंगे, और क्या करेंगे। यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूज क्या करेंगे, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट। आगे डेफिनेशन आएगा तब अपन डिटेल में देखेंगे। अब आता है वो बोल रहा है कि सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, कैसे किसी ट्रांजैक्शन को अपन आइडेंटिफाई करेंगे, इनपुट क्या क्या और आउटपुट क्या क्या है। तो उसने बताया कि 3 चीज है। सबसे पहला अपन इनपुट चेक करेंगे, हर वो चीज जिसके अंदर कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, ठीक है। अकाउंट्स कहता है कि हर वो चीज जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। अकाउंट्स कहता है हर वो चीज जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उसे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं। क्लियर है बात यहां पर। चलिए आगे देखिए, आगे अभी अकाउंटिंग साइकिल, पर्टिकुलरली कोई भी जो अगर अपन आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं दिस इज एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नाउ देखो इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो मैं मेरी सिस्टर को घर पे पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं पैसा चार्ज करने वाला हूं, आंसर इज नो। सर आप थोड़ी चार्ज करोगे यार, अपनी बहन से कोई पैसा चार्ज करते हैं क्या, तो मैं पढ़ा ही रहा हूं लेकिन पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूं, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अकाउंट्स बोलते हैं नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, जहां पे गांधी जी हो बस उसी को रिकॉर्ड करने का, जहां गांधी जी नहीं बोले नहीं आने का। अगर यही चीज फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाएगा। कारण क्योंकि मैं स्टूडेंट से क्या लेने वाला हूं, पैसा लेने वाला हूं बेटा, रोकड़ा लूंगा ना रे, पैसा दोगे ना तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। सो थोड़ा बहुत जो पैसा देने वाले हो वो मेरे लिए क्या है, एक इनकम है। इनकम है
पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बन गया, अकाउंट्स बोलता है रिकॉर्ड कर ले बेटा, ये तो जरूरी है। अब उसको एक साइकिल से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो फाइनली एक इंफॉर्मेशन जो यूजेबल है वो बन पाएगा। आप उसको रिकॉर्ड करोगे किसी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री के अंदर, जिसको अपन जर्नल एंट्री कहते हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी सीख ली है। फिर आप उसको लेजर के अंदर डालोगे, लेजर से आप उसका ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। फाइनल अकाउंट्स बोले तो वही ट्रेडिंग, पेनल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब, ठीक है। आउटपुट के नाम पे आप क्या दोगे? आउटपुट बोले तो किसको? अरे तूने इनपुट निकाला, अब आउटपुट तो देखा ना, किसको देखा? बोले आउटपुट से दो यूजर होते हैं अकाउंट्स के अंदर, दो प्रकार के यूजर होते हैं। आओ इसको ध्यान से समझते हैं। दो प्रकार के यूजर, पहला है इंटरनल, घर वाले। इंटरनल बोले तो क्या बेटा? घर वाले। अच्छा एक चीज और, जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लेक्चर आपका चालू है, तो क्या करना है, अपनी बुक साथ में लेके बैठना है। जो बुक में मैं लिखवा रहा हूं वही आपको लिखना है तुरंत, ठीक है। जो भी मैं लिखवा रहा हूं आपको तुरंत ही लिखना है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। इंटरनल बोले तो घर वाले, एक्सटर्नल बोले तो बाहर वाले। बाहर वाले, घर वाले कौन होते हैं सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स घर के ही आदमी है, एम्प्लॉइज घर के ही आदमी है, ठीक है, पार्टनर्स घर के ही आदमी, ऑफिसर घर के ही आदमी है, डायरेक्टर्स घर के ही आदमी है। तो ये घर के मतलब इन शॉर्ट एम्प्लॉइज रहे। एक्शन बोले तो बाहर वाले कौन है? बाहर वाले हर वो इंसान जो कंपनी के बाहर है। इन्वेस्टर बाहर का आदमी, बिल्कुल सर। शेयर होल्डर्स बाहर के आदमी, बिल्कुल सर, ठीक है। गवर्नमेंट बाहर की है, बिल्कुल सर, गवर्नमेंट होगा। लैंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, गवर्नमेंट एजेंसी होगी, ट्रेड यूनियंस होंगे, मतलब ज्यादातर तो बाहर के ही होंगे ना रे। घर के तो एम्प्लॉइज और कौन है? उसके अलावा जो भी बचे सब बाहर के। अब बाहर वालों को अपन को एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे पैसा। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा सोचे कि भाई इससे टैक्स आने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लैंडर अपन को उधार पे देने वाला है, उधार देने वाला है, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा बोला है कि हर इंडिविजुअल किसी न किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सैलराइड पर्सन को जो नौकरी करता है उसको सैलरी मिलता है, जिससे वो क्या करता है? अपना घर खर्चा चलाता है, जिससे वो अपने बच्चों की एजुकेशन को करता है, जिससे वो एक घर वर बढ़िया सा बनाता है, गाड़ी वाड़ी खरीदता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। आज कोई भी चीज हो उसके अंदर दो चीज तो होनी ही होनी है, पैसा और वर्क, काम। और अपन वर्क बोलेंगे अच्छा लगेगा क्या तुमको? वर्क बोलेंगे अच्छा लगेगा? अरे वर्क थोड़ी है सर, अच्छा थोड़ा अच्छा वर्ड आप लोग। तो अच्छा वर्ड क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। चलो आओ समझाता हूं तुमको, आओ समझाता हूं। देखो ये है हमारा पप्पू, क्या नाम है इसका? पप्पू, ठीक है। अब पप्पू की होने वाली शादी, क्या होने वाली है? शादी। किससे होने वाली है? बोले सर पप्पी से। पप्पू की शादी होने वाली पप्पी से, ठीक है। अब शादी में एक काम होता है कि मेरे को पहले तो ये बता दो तुम, शादी में एक काम होता है? शादी में हजारों काम होते हैं सर। घर कपड़े खरीदने, सर गहने खरीदने, मतलब ज्वेलरी खरीदना है, इवेंट बुक करना है, इवेंट नहीं मतलब इवेंट वाला रहे हैं, इवेंट वाला बुक करना है सर, हॉल बुक करना पड़ेगा, डांस वाला कोरियोग्राफर बुक करना पड़ेगा, मेहमानों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, मेहमानों को खाना पीना खाना वाना खिलाने के लिए कैटर वाले को बुक करना पड़ेगा, डेकोरेशन वाले को बुक करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे, मतलब एक शादी के अंदर भैया तुम पागल हो जाओ, इतने काम है, भयंकर काम है। जिनके घरों में शादी होती है उनसे पूछने के बेचारे पागल हो जाते हैं पूरे, ठीक है। अब पप्पू की पप्पी से शादी होगी। अब ये फॉर एग्जाम्पल कपड़े खरीद रहा है, ये इवेंट वाला बुक कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है। ये जितने भी छोटे 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 काम है ना, ये सब ट्रांजेक्शन है। क्या है बेटा? ट्रांजेक्शन है। क्या है बेटा? ट्रांजेक्शन है। ये छोटे 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 ट्रांजेक्शन 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 मिलकर एक बड़ा सा इवेंट कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, शादी। वैसे ही बिजनेस में होता है, और क्या? बिजनेस में भी क्या होता है? धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन, सेल होगा, परचेज होगा, सैलरी दिया, रेंट दिया, सब ट्रांजेक्शन है। और अंत में एक इवेंट बन रहा है, इवेंट, प्रॉफिट और लॉस। और क्या? प्रॉफिट और लॉस हमारे लिए क्या? एक तरह का इवेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिलकर क्या बनाते हैं? एक इवेंट को बनाते हैं। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा इवेंट लेंगे? ध्यान रखना, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? ध्यान से बोलो, ध्यान से बोलो, जल्दी 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 जल्दी। कौन सा इवेंट? इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? आंसर इज इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है। ध्यान रहेगा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्ञान वान दिया, वैसे इतने ज्ञान की अपन को जरूरत नहीं है। अब आता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। भैया देखो,
AICPA कौन बेटा? AICP है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। कितनी बढ़िया, ऐसा लगता है ना कुछ कर रहे हैं। ये अमेरिका वाले किसी चीज को नहीं छोड़ते, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ते, कहने का मतलब क्या है, ये लोग हर चीज के अंदर अपनी टिप्पणी दे ही देते हैं। हमारी आईसीआई ना, प्यारी आईसीआई, वो 1949 में आ गई थी। इन्होंने ज्ञान कब दिया? 1961 में। लेकिन छपा किसका है? देखो, आईसीएआई की बुक में आईसीएआई की डेफिनेशन नहीं छपी है, किसकी छपी है? अमेरिका वालों की। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं अमेरिका वाला है वो, है ना। अब इन्होंने क्या लिखा है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, तीन चीज लिखे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। आर्ट लिखा है, आर्ट क्यों लिखा है? ऐसा आर्ट क्यों लिखा सर? साइंस लिखना चाहिए ना इनको? नहीं रे, अकाउंट्स एक आर्ट है। आर्ट क्यों आर्ट है? क्योंकि मैं अलग तरीके से करूंगा, तुम अलग तरीके से अकाउंट्स करेंगे, कोई दूसरा अलग तरीके से तरीके से अकाउंट्स करेगा, सबका माइंड अलग तरीके से काम करेगा अकाउंट्स के अंदर, सबके दिमाग अलग तरीके से काम करेंगे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। एवरीवन विल यूज हिज ओन माइंड व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग, हाउएवर द प्रिंसिपल्स दैट दे विल फॉलो वो एक साइंस है, ठीक है, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अकाउंटिंग क्या है बेटा? एक कला है। किस चीज की? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की। इन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड कहां करेंगे? जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफाई करेंगे, लेजर के अंदर क्लासिफाई करेंगे। समराइज क्या करेंगे? टोटल मतलब है, टोटल कहां करेंगे? ट्रायल बैलेंस में करेंगे सर, और कहां करेंगे? सिग्निफिकेंट मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी आया, देख मनी तो पहला है, अकाउंट बोले तो मनी, ठीक है, अकाउंट बोले तो मनी, हर वो चीज जिसमें पैसे का आदान प्रदान है वो अकाउंट सुधर आ ही जाएगा। बोले मैं तो टपक ही पढ़ूंगा सीधा। अकाउंटिंग सिंपल है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग है। देखो आपने देखा हो पहले के जमाने में, आपको पता है ना, वो मुनीम जी करते थे। मुनीम जी है, मुनीम जी, ठीक है। देखो कैसे होते थे पहले के जमाने में, मुनीम जी दिखाता हुआ था। अब इसकी तो जरूरत नहीं, इसको बंद कर देता हूं। मुनीम जी, ठीक है। क्या दिख रहा है मुनीम जी? क्या तो आपको दिखाई दे, क्या दिख रहा है? चोपड़ा दिख रहा है, चोपड़ा कंप्यूटर, यहाँ पे पेन, यहाँ पे किताब, यहाँ पे चश्मा मुनीम जी का। मुनीम जी एक्चुअली करते क्या है? मुनीम जी एक्चुअली है अकाउंटेंट, ठीक है। अभी मुनीम जी तुमको बोलेंगे अच्छा लगेगा क्या? तुम प्रोफेशनल मुनीम हो, सूट बूट वाले, ये देखो, ये रहे मुनीम जी, मुनीम जी, ये सूट बूट वाले एकदम प्रोफेशनल, ठीक है। तो मुनीम जी एक्चुअली करते क्या? हिसाब किताब रखते हैं, लेखा जोखा, ठीक है। अकाउंट्स भी क्या करता है? लेखा जोखा ही रखता है, और क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, एक सेल हुआ रिकॉर्ड करो, परचेज हुआ रिकॉर्ड करो, सैलरी दिया रिकॉर्ड करो, ये हुआ रिकॉर्ड करो, वो हुआ रिकॉर्ड करो। कारण क्यों रिकॉर्ड क्यों करते रहे? सबसे पहला, हमें किससे कितना पैसा लेना है और हमें किसको कितना पैसा देना है, उसके लिए रिकॉर्ड रखना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, हमें साल के अंत में प्रॉफिट और लॉस पता करना है, उसके लिए रिकॉर्ड रखना जरूरी है। समझे बात को? चलो आगे देखते हैं। ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं वैसे तो, ठीक है, इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बिल्कुल पढ़ना नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का, स्किप तो स्किप, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब आया अपना मेन पार्ट, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मैंने जो बोला था, अकाउंटिंग करता क्या है रे? अकाउंटिंग दो चीज करता है। तो सबसे पहला जनरेट करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, दूसरा यूज करेगा। पहला जनरेट कैसे करेगा आओ देखते हैं। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सबसे पहला रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड कहाँ करेगा? ये तो बेसिक है, बेसिक फंक्शन, ठीक है। कोई सेल्स बिल बनाएगा, कोई परचेज बिल बनाएगा, कोई फॉर एग्जांपल सैलरी बिल बनाएगा, कोई ये करेगा वो करेगा। रिकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर बुक के अंदर करते हैं जिसका नाम होता है जर्नल। क्या होता है बेटा? जर्नल। रिकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर बुक होगी जिसका नाम होगा जर्नल, और जर्नल अपन ने ऑलरेडी 11 में सीखा हुआ है। किसी बच्चे को अगर जर्नल नहीं आता है टेंशन नहीं लेवे, क्योंकि इसके चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पहला नंबर है यूनिट, उसके अंदर जर्नल एंट्री सिखाएंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करने का, इसी चैनल पे बने हुए रहने का। इस चैनल पे हम लोग आपको पर्टिकुलरली जर्नल एंट्री के बारे में सारा ज्ञान दे देंगे। सेकंड है बेटा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कहाँ करेंगे? जनरली क्लासिफाइंग इज कंसर्न विद द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिकॉर्डेड डेटा। Classifying is concerned with the systematic analysis of the recorded data with a view to group transactions or entries of one nature at one place so as to put information in compact and usable form. क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो।
क्लासिफिकेशन है, कंसर्न है पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक एनालिसिस, कोई भी चीज का सिस्टमेटिक एनालिसिस अपन को करना है रिकॉर्डेड डेटा का विद व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शंस, ठीक है, विद व्यू टू ग्रुप ट्रांजेक्शन। देखो समझाता हूं, तुमको समझाता हूं। देखो होता क्या है, अपन जनरली दे धड़ाधड़ कर देंगे कैश टू सेल्स, ठीक है, कैश, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू राजू, कैश अकाउंट डेबिट टू फॉर एग्जांपल एक्स, फॉर एग्जांपल से परचेज किया तो अपन एंट्री कर देंगे परचेज टू कैश, ठीक है। मान लो राजू से परचेज किया तो अपन कर देंगे परचेज टू राजू। फॉर एग्जांपल अपन ने शीतल से परचेज किया तो अपन लिख देंगे परचेज टू शीतल, ठीक है। मुन्नी से परचेज किया तो परचेज टू मुन्नी। फॉर एग्जांपल अपन ने किसी को सैलरी दिया तो अपन करेंगे सैलरी टू कैश। तो बेटा इतने सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, लाखों की तादाद में ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। इसका लेखा जोखा कहाँ है? कैसे पता चला कि पूरे साल भर में इतना कैश गया? कैसे पता चलेगा कि राजू से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है? कैसे पता चलेगा आदित्य को इतना पैसा देना है, इतना पैसा लेना है? वो पता चलेगा लेजर से रे। लेजर बोले तो उसका पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाया जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। बढ़िया, इधर सब डेबिट इधर लिखने का, क्रेडिट इधर लिखने का। तो उससे क्या पता चलेगा राजू से पैसा लेना है कि देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उससे पता चलेगा मिस्टर एक्स, हमारा फेवरेट है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से पैसा लेना है कि पैसा देना है, ठीक है। हमने पूरे साल भर में कितनी सैलरी चुकाई पता कैसे चलेगा? एक एक गिनते जाओगे क्या तुम? जनरल एंट्री से रिकॉर्ड करता है, उसका एक्चुअल क्लासिफिकेशन जो होता है लेजर अकाउंट के थ्रू होता है। तो एक एक को अपन प्रॉपरली क्या करते हैं, लिखते हैं, अकाउंट बनाते हैं उसका प्रॉपर, ताकि प्रॉपर पता चले टोटल लगा कर कितना खर्चा हो गया। तीसरा नंबर जो स्टेप रहेगा वो रहेगा समराइजिंग का। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? देख तूने लेजर बनाया, मस्त यहाँ पे लेजर बनाएगा, इतना बढ़िया सा, देख इधर देख, यहाँ पे अपने बढ़िया सा लेजर अकाउंट बनाया, ऐसे बढ़िया सा लेजर बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट करके। तब होता क्या, यहाँ पे एक बैलेंस आएगा, या तो यहाँ पे एक बैलेंस आएगा, ठीक है। वो बैलेंस से हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, टोटल करके देखेंगे कि टोटल डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। देखो अकाउंट्स के अंदर दो अनमोल रतन है उसके बेचारे के, अकाउंट्स के दो अनमोल रतन है, उस रत्नों का नाम जो है, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। वो आंटी जी बोलती है ना, आएंगे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, वैसे अकाउंट्स बोलता है आएंगे आएंगे मेरे डेबिट और क्रेडिट आएंगे, ऐसा बोलता है अकाउंट्स पे। डेबिट है क्रेडिट है, ठीक है। अकाउंट्स के दो अनमोल रतन है डेबिट और क्रेडिट। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को एकदम गौर से। वैसे तो ये डेबिट और क्रेडिट जो है आने वाले चैप्टर्स में हम आपको सिखाएंगे डिटेल में, फिलहाल इतना समझ लो। तो बाबा जी बोलते हैं ना, बाबा जी नहीं होते ऐसे वाले, बाबा जी क्या बोलते हैं अपने प्रवचन के अंदर, इस दुनिया में जो जो आए हैं उनको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना बाबा जी। इस दुनिया में जो जो आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। खाली हाथ आए हम खाली हाथ जाएंगे, ऐसा ऐसा बाबा जी बोलते हैं ना। तो एक्चुअली बाबा जी गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए इस दुनिया में जो जो डेबिट हुआ है उसे एक न एक दिन क्रेडिट होना ही पड़ेगा। उससे क्या पता चलता है कि बच्चे जो सुनने वाले हैं उनको अकाउंट समझ में आएगा। क्या समझ आएगा तुमको पता है? उससे समझ आएगा तुम लोगों को कि जो भी आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, आया डेबिट करो, आया डेबिट करो, आया डेबिट करो। मेहमान घर में आया बोले डेबिट, मेहमान डेबिट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी घर पे आया, अरे डेबिट आजा डेबिट, सामान घर पे आया डेबिट। अब मेहमान जा रहा है, बाय बाय नहीं बोलने का रे, पुराना हो गया बाय बाय, अभी ऐसा बोलने का, और मेहमान क्रेडिट चल क्रेडिट ऐसे करने का। तो तुमको याद रहेगा कि डेबिट क्रेडिट, जाने वाले को क्रेडिट बोलते हैं, आने वाले को डेबिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया से कोई चला गया, क्या बोलने का, क्रेडिट 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 ऐसे। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेने का इसको, पता चले सर ने हमको सिखाया था डेबिट और क्रेडिट ऐसे, नहीं रे मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो आगे समझो, अगली कहानी सुनाता हूँ तुमको ध्यान से। डेबिट का मतलब जो भी दुनिया में आ रहा है वो, मतलब चाहे एसेट हो चाहे कोई भी हो, आ रहा है डेबिट करो, जो भी दुनिया से जा रहा है वो क्रेडिट करो। अब एक नियम है, डेबिट और क्रेडिट का जो नियम है ना वो ऐसा है बेटा, ये दोनों इक्वली होते हैं हमेशा, इक्वल। अगर डेबिट में 100 रुपए है, क्रेडिट में भी 100 रुपए होंगे, 99 रुपए 99 पैसे भी नहीं हो सकते। एग्जैक्ट टैली होना जरूरी है, वो एग्जैक्ट टैली होगा आपका बैलेंस शीट में, वो एग्जैक्ट टैली होगा आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। तो उसी कहते हैं समराइजेशन, ठीक है। अब आएगा एनालाइजिंग, एनालाइज कहता भारी वर्ड, एनालाइज, आहा ऐसा लगता है कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एनालाइज का मतलब क्या, अभी तुमको डेटा वेटा बना के दी थी, क्या एनालाइज कर लोगे तुम?
कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या पता चला तुमको? कुछ पता चला क्या? सिर्फ अकाउंट अकाउंट बना के दे दिया, उससे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलता। प्रॉफिट और लॉस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बनानी पड़ती है जिसका नाम है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, उससे अपन को पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। वो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते पता चलता है कितने के खर्चे हुए इनडायरेक्ट, कितने के खर्चे हुए डायरेक्ट। बैलेंस शीट बनाते तो पता चलता है इतनी फिक्स एसेट्स है, इतनी करंट एसेट्स है, इतनी कैपिटल है, इतनी लायबिलिटीज है, इतनी लॉन्ग टर्म है, इतनी शॉर्ट टर्म है, इतनी लैंड है, इतनी बिल्डिंग है, ये है वो है, फलाना ढमकाना सब कुछ। कहां से पता चलेगा? एनालाइज। कैसे करूंगे एनालाइज? फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगे फाइनली। तो आगे जैसे जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे ना, सब कुछ सीखेंगे। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक फिक्स डायलॉग है, देखो, नो फियर व्हेन आदित्य इज हियर। सब्जेक्ट में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नो फियर व्हेन आदित्य इज हियर, बस इतना याद रखो। मेरे साथ पढ़ते जाओ, बाकी कुछ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आता है अगला, फिफ्थ नंबर, इंटरप्रिटिंग। इंटरप्रिट, इंटरप्रिट फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो इंटरप्रिट का मतलब क्या होता है। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जब अकाउंट पढ़ोगे ना, तो हर चीज में अकाउंट को ढूंढो, हर चीज में अकाउंट को ढूंढो। कोई भी ऐसी चीज है अकाउंट ढूंढो उसके अंदर। ठीक है, मेहमान आ रहा है, जा रहा है, अकाउंट ढूंढो। पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंट ढूंढो। नाच रहे हो, अकाउंट ढूंढो। हर चीज में अकाउंट्स को ढूंढोगे तब जाके अकाउंट्स बहुत आसान लगेगा तुमको। ऐसा लगेगा अकाउंट्स तो खेल है भाई, है ना। अभी तुमको पता नहीं है, ये मेरी है ना नसों के अंदर, ये जो नस है ना, इसमें आजकल ब्लड नहीं दौड़ता है, इसमें अकाउंट्स दौड़ता है। पूरे नसों के अंदर अकाउंट्स है पूरा का पूरा। ठीक है, अभी डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट कराने गया था, बोले डॉक्टर साहब ब्लड ले लो थोड़ा सा। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, लिया, ऐसे करके ब्लड निकाला। बोले ब्लड कहाँ है इसमें? इसमें तो डेबिट और क्रेडिट निकल रहा है। मैंने कहा क्या बात करूं, डेबिट क्रेडिट निकल रहा है? तो जब तक तुम्हारे रगों के अंदर अकाउंट्स नहीं दौड़े तब तक अपने आप को सीए मत बोलना। आपके रगों के अंदर अकाउंट्स दौड़ना चाहिए, हर चीज के अंदर आपको अकाउंट्स लगना चाहिए, तब जाके ऐसा सीए का ऐसा मजा आता है। सीए बोले तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिख दे दमदार डिग्री। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, दिस इज द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फाइनली अपन लोग इंटरप्रेट करेंगे, उससे रिजल्ट्स पता करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि क्या ये कंपनी डूबेगी या उड़ेगी, क्या ये कंपनी फॉर एग्जांपल के तौर पे लोन लेने के काबिल है कि नहीं है, क्या ये कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा टाइम टाइम देगी कि नहीं देगी, क्या ये कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ये सब इंटरप्रिटेशन से पता चलता है। क्यों? क्योंकि जब फाइनल अकाउंट बनेंगे तब हम इंटरप्रेट करेंगे अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, और फाइनली हम लोग ये कम्युनिकेट करेंगे समराइज्ड प्रॉपर फॉर्म के अंदर, रिपोर्ट्स बना के बढ़िया से ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाकर लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किसको करेंगे? जनरली इंटरनल एक्सटर्नल व्यूअर्स दोनों को। इंटरनल बोले तो घर वाले, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एम्प्लॉइज, और एक्सटर्नल बोले तो कौन? बाहर वाले, जनरली इन्वेस्टर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, सरकार हो गई, सबको। ठीक है, तो ये था आपका पहला वाला पार्ट, जनरेटिंग फाइनेंस इंफॉर्मेशन। आइए समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट एनालाइज करेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रेट करेंगे, लास्ट कम्युनिकेट करेंगे। अब आता है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या करेंगे यूज करके? रे अरे सर बहुत काम आता है, क्या बात कर रहे हो यार। हर जगह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अकाउंटिंग डेटा से अपन को पता चल पाता है कि कंपनी सिक है, बीमार है, या एकदम रॉकेट की तरह एकदम तड़ातड़ स्टील बॉडी हुई। वो पता कैसे चलता है? स्ट्रांग है, वो पता कैसे चलेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। उसके जो अकाउंट्स है उससे अपन को पता चलेगा कंपनी डुबत में है या पॉजिटिव में है। समझे बात को? तो हमेशा ध्यान रखो, अकाउंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो जो कंपनी ने अकाउंट्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया ना, वो कंपनी आज ऐसे टिकट कट गया उनका सब कुछ ऊपर एकदम। जो जो कंपनी ने अकाउंट्स को ध्यान से नहीं देखा, वो कंपनी खत्म हो चुकी है। तो अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग हिसाब किताब नहीं रखोगे तो आपका धंधा खत्म, समझ जाना। तो इसलिए अकाउंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने का एकदम मस्त। अब कुछ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द अकाउंट्स के बारे में समझाएंगे। आया कहां से? बोले देखो, अकाउंट्स की अगर बातें करें हम लोग तो ऐसे 4000 BC के अंदर है। ठीक है, ऐसा वो लोग बोलना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये ज्ञान इतना ज्यादा अपने लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इस ज्ञान का, क्योंकि एग्जाम में ज्ञान नहीं आता है, एग्जाम में आता है प्रैक्टिकल। तो ये ज्ञान के बारे में तुम खुद पढ़ लेना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसा बोलेंगे इसके अंदर कि इस समय आया था, उस समय आया था, फिर हमारे इंडिया के अंदर कौटिल्य जी आए थे। कौटिल्य जी जो थे वो चंद्रगुप्त किंगडम के अंदर मिनिस्टर थे उनके, और उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र,
जिसके अंदर उन्होंने पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कैसे करना है, क्यों करना है, क्या रीजन है, सब कुछ बताया था। तो ठीक है, एक बार पढ़ लेने का क्या है। उसके बाद हमारे एक महान व्यक्ति जिनका नाम था लुका पैसियोली, आइए तुमको उनके दर्शन कराते हैं। लुका पैसियोली, अरे पैसिवली नहीं रे, हाँ पैसिवली लिखा ना रे। अब ये महानुभाव, अब आप इनके बहुत ऋणी हैं, समझे। देखो मस्त फोटो दिख रहा है इनका, कितना मस्त फोटो है देखो, लुका पैसियोली भाई। ये जो लुका पैसियोली भाई है ना, इन्होंने एक्चुअली इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। अब कुछ लोग बेचारे इनको बहुत बहुत गुस्सा करते हैं इनके ऊपर, बोलते यही आदमी जिसके से अकाउंट्स आया, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम नाम की जो चीज थी दुनिया के अंदर, डेबिट और क्रेडिट वाली, वो ये भाई लेके आए। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। हर, मैंने क्या बोला, हर चीज में अकाउंट्स ढूंढो। आपको पता है फिल्मों के अंदर डायलॉग होते हैं ना, वो अकाउंट्स को देख के बनाए जाते हैं, आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं फिल्मों में डायलॉग। वो एक बहुत फेमस डायलॉग नहीं है सनी देओल का, क्या डायलॉग है पता है, कोर्ट के अंदर था एक, जनाब मिलती है तो सिर्फ क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो सिर्फ तारीख। ये आप लोग समझे नहीं थे, ये एक्चुअली सनी पाजी ने जो बोला था वो किसके लिए पता है, डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए बोला था। ध्यान दिया तुमने, मैंने ध्यान दिया। तारीख मशीन नंबर 1, तारीख मशीन नंबर 2, तारीख मशीन नंबर 3, तारीख मशीन 1 को भेज दिया, तारीख मशीन 2 को भेज दिया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मिलती है तो सिर्फ तारीख। देखा अकाउंट जुड़ा ना, हर चीज के अंदर अकाउंट्स आता है, ठीक है, हर एक चीज के अंदर अकाउंट्स आता है। अब ये जो महानुभाव थे लुका पैसियोली, ये क्या है, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का जो है क्या आविष्कार किया, डेबिट और क्रेडिट नाम के टर्म्स का आविष्कार किया। एक्चुअली लैटिन वर्ड से डेबिटो, ठीक है, डेबिटो, और एक क्रेडो नाम से वर्ड थे जो दुनिया में आगे जाके डेबिट और क्रेडिट के नाम से प्रचलित हुए थे। बाकी बहुत सारा ज्ञान है, बिल्कुल मत पढ़ना, चलेगा। अब आता है ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए बेटा अकाउंट्स के, आओ समझते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि हम लोग अकाउंट्स के जो है उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना चाहिए, हर एक को, 1 रुपया भी इधर उधर हुआ है ना, रुपया भी, उसको भी रिकॉर्ड करने का, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करने का प्रॉपर एकदम, क्योंकि रिकॉर्ड करोगे तभी वो क्लासीफाई होगा, क्लासीफाई प्रॉपर होगा तो समराइज प्रॉपर होगा, समराइज प्रॉपर होगा तो आपके अकाउंट्स प्रॉपर बनेंगे। तो सबसे पहला रिकॉर्डिंग प्रॉपर करो। दूसरा रिजल्ट्स के बारे में एसरटेन करो। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग क्यों करते हैं अकाउंट्स, क्योंकि हमारा एक मकसद है, क्या, हमें रिजल्ट्स पता करने हैं। रिजल्ट्स कहाँ से पता चलेंगे बेटा, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अकाउंटेंट प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। क्यों, क्योंकि अगर वो प्रॉफिटेबली अगर चल रहा है तो वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहा है तो बिजनेस को आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अपन को अकाउंटेंट लोग मदद करते हैं ये पता करने में कि हमारा धंधा प्रॉफिट में या लॉस में, रिजल्ट्स पता करने में, ये अकाउंट का मकसद होता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल पोजीशन, औकात, अरे क्या है रे। उसके बाद अगला है फाइनेंशियल पोजीशन, औकात। देखो समझाते हैं औकात का मतलब क्या है तुमको। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, वो लड़की सबसे पहले क्या देखती है पता है, किसी लड़के के यहाँ शादी करनी है तो उनको क्या दिखती है पता है तुमको, सबसे पहले क्या देखेंगे तुम ही बताओ मेरे को, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, सर लड़के के पास पैसा है कि नहीं है, सबसे पहला चीज देखते लड़की के घर वाले, ठीक है, कि पैसा है कि नहीं है, ठीक है, देखना भी चाहिए, गलत नहीं है, ठीक है। सो पैसा है कि नहीं है। अब मैं आपको 2 कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत पोजीशन और रिजल्ट की कहानी इतने अच्छे से सुनाऊंगा कि उसके बाद आप कभी जिंदगी में पोजीशन और परफॉर्मेंस के अंदर वो नहीं करोगे, मिस्टेक नहीं करोगे। ध्यान से सुनना। देखो वीडियोस मेरे जनरली लंबे होते हैं, लेकिन मेरे वीडियोस इतने डिटेल में होते हैं, इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं कि आप अगर वो ध्यान से सुनोगे तो आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा अकाउंट्स के अंदर। ये ए है, ये बी है, ठीक है। पैसा, क्या बोला मैंने, पैसा देखेंगे। अब तुमको समझाते, ए भैया के पास फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए की संपत्ति, 10 करोड़, और बी वाले भैया है बेचारे गरीब आदमी, 5 करोड़ लेके बैठे, गरीब कहीं के 5 करोड़ रुपए लेके बैठते हैं। ए के पास कितनी संपत्ति, 10 करोड़, बी के पास कितनी संपत्ति, 5 करोड़, ठीक है।
पूछा, बोले किससे शादी करोगे, लड़की को पूछा किससे शादी करोगे, बोले सर 10 करोड़, क्या बात करें 10 करोड़ वाले, उसके बाद ऐसे 10 करोड़ की। मैंने अचानक इन्फॉर्मेशन दिया, ढूम, मैंने कहा इस 10 करोड़ वाले के पास, इस 10 करोड़ वाले के पास सब कुछ पापा का दिया हुआ है, सब कुछ पापा के एसेट्स है, पापा की जमीन है, पापा का फॉर एग्जांपल घर है, लेकिन ये लड़का खुद महीने का 5,000 रुपए भी नहीं कमाता है। लड़का महीने का खुद 5,000 रुपए भी नहीं कमाता है। पापा जी के बनाई हुई एसेट्स है जिसको वो बेच नहीं सकता, पुश्ते नहीं है ना, बेच नहीं सकता। ठीक है, इनके पास पैसा बहुत है, 10 करोड़ की संपत्ति, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपए कमाता है महीने का। समझे? बोलो आप शादी करोगे? शादी करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सर वो 10 करोड़ का क्या चार डाले, जब बेच नहीं सकता है। लड़का साल का 5,000 रुपए, सॉरी महीने का 5,000 रुपए कमाता है, साल का 60,000 रुपए कमाएगा, क्या काम का सर वो आदमी? नहीं करेंगे। ठीक है, और यही हमारे बी भैया, इनके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन भैया महीने का लाख रुपए कमाते हैं। महीने का कितना कमाते हैं? लाख रुपए। साल का कितना? 12 लाख। सर इससे कर लेंगे, भले संपत्ति कम है, लेकिन क्या है, कमा तो रहा है हर साल, हर साल कमा तो रहा है। ये तो सर लुक्का है, कमाता ही नहीं है। तुमने क्या देखा? तुमने असेट देखा, पोजीशन देखा इनके थ्रू, तो सिर्फ पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके बाद अगला तुमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी होता प्रॉफिट, जिसको अपन कहते हैं परफॉर्मेंस, रिजल्ट। सर ये जो चीज है ना पोजीशन, वो आज तक की होती है, टिल डेट। पोजीशन जो होता है वो आज तक का होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो आज का होता है, मतलब पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर। तो अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपकी एसेट कुछ काम की नहीं है। प्रॉफिट कम है चलेगा, लेकिन होना जरूरी है। समझे बात को? तो परफॉर्मेंस पता चलती है साल भर के प्रॉफिट से, पोजीशन पता चलती है असेट से और लायबिलिटीज से। ठीक है, इस डिटेल एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि भैया प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है, पोजीशन तो चलो जरूरी है ही है, बट प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो पोजीशन अपन को पता चलती है बैलेंस शीट से, पोजीशन से हमको पता चलता है उसका ओवरऑल लायबिलिटीज है, लोगों को देना है, या उसके पास असेट्स है, ठीक है, लोगों से लेना है। तो इसको अपन एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट का नाम देते हैं जिसका नाम होता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट नाम से ही पता चला, बैलेंस शीट। ऐसे बैलेंस करने का मस्त, दोनों एसेट और लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए ऐसे। अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो है, हमारे यूजर्स जो भी है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, उनको कुछ बढ़िया से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ये हमारा एक मकसद है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने का, ताकि वो लोग डिसीजन ले पाए। टू नो द सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है समझ रहे हो? सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी का मतलब है कि भाई उसके पास लायबिलिटीज ज्यादा तो नहीं है, उसके पास लिक्विडिटी होनी जरूरी है। देखो लिक्विडिटी को समझाता हूं मैं तुमको। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी पोजीशन, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में उसको सॉल्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूं। सब जन जानते हैं हमारे अनिल अंबानी, सब जन जानते हो उनको? सर बिल्कुल जानते हैं सर। देखो अनिल अंबानी के पास पता है क्या हो रहा है, लोचा क्या हो रहा है? अनिल अंबानी जी बेचारे क्या हो गए पता है आपको? बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, इंसॉल्वेंसी के कगार पर है ये सर। देखो ऐसे रो रहे हैं, यहाँ पे हंस रहे, ठीक है, यहाँ पे भी हंस रहे। ये अनिल अंबानी के साथ आपको पता है क्या हुआ है? बहुत बुरा हुआ अभी। इनके साथ लिक्विडिटी की बड़ी पोजीशन में लोचा हो गया। इनके पास असेट्स बहुत सारी थी, बहुत सारी फिक्स एसेट, दे धड़धड़ जमीन है, ये फैक्ट्री वैक्ट्री सब कुछ था, लेकिन इनके पास लिक्विडिटी नहीं थी। दूसरे भैया बता दे तुमको, ये भी इनको भी जानते हो तुम, विजय माल्या। ये देखो मस्त एकदम, क्या पर्सनालिटी बंदे की, देखो हाय हाय, दो इधर दो इधर, ठीक है, पर्सनालिटी बंदे की देखो, हाय हाय, हाँ पर्सनालिटी देखो। ठीक है, पता है लोचा क्या है? क्या लोचा, इनके साथ भी क्या लोचा हुआ था। ये एक समय में बहुत रिचेस्ट में नंबर में नाम आता था इनका, खूब पैसा कमाया था इनने, लेकिन बाद में लोचा क्या हुआ? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई। भाई साहब आप लगे हुए थे लड़कियों के चक्कर में, अभी जो जो इंसान लड़कियों के चक्कर में लगा हुआ है उसका तो तुमको पता है बंटाधार होना ही होना है, उसका तो बंटाधार होगा ही होगा। ठीक है, तुमको भी समझा रहा हूँ लड़कों, समझ जाओ, लड़कियों के चक्कर में पड़ने का नहीं, लड़कियां फ्यूचर बर्बाद कर देती है।
तो ये भैया भी क्या हो गए, लोचे कर दी इन लोगों ने, ये लग गए लड़कियों के चक्कर में, इस चक्कर में इनकी लिक्विडिटी साफ हो गई, इस चक्कर में इनकी मस्त एक एयरलाइंस थी जिसका नाम था किंग फिशर एयरलाइंस, सब दिवालिया हो गई, सब ये सब बेचना पड़ा बेचारे को, पूरा धड़ाधड़ सब बेचना पड़ा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गई थी इनकी, मतलब इनके पास ऐसी हालत हो गई थी कि ये एरोप्लेन तो है मस्त, लेकिन एरोप्लेन के अंदर पेट्रोल भरवाने का पैसा नहीं था, हालत बहुत टाइट थी इनकी बेचारे की। इसे कहते हैं सोल्वेंसी पोजीशन। When you are unable to pay your debts, that is known as liquidity. जब आपके पास कैश की समस्या है, कैश की समस्या, तो जब आपके पास कैश की समस्या है इसका मतलब आपके लोचे होने वाले हैं, ठीक है, इसे कहते हैं लिक्विडिटी के लोचे। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंस इंफॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है? बोले सर मस्त एकदम पोजीशन सॉलिड होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने मस्त एकदम बता दिया, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको यहाँ पे। आओ आगे बढ़ेंगे। फंक्शंस क्या क्या कार्य करते हैं अकाउंट्स, द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो हियर आर सम ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, इवैल्यूएशन, कंट्रोल एंड गवर्नमेंट, रेगुलेशन, टैक्सेशन। ठीक है, आइए समझते हैं इनको क्या क्या लिखा है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे। ठीक है, ऐसे याद करने का इसको। ठीक है, हमारी सरकार के एफएम, ठीक है, सरकारी या गवर्नमेंट एफएम, फाइनेंशियल मिनिस्टर, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मिनिस्टर सीसीडी में कॉफी पीते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑफिसर सीसीडी में कॉफी पीते हैं, ऐसे याद रखने का। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बोले तो, ठीक है, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अरे नहीं रे गवर्नमेंट का भाड़ में की गवर्नमेंट, रुक जाओ, ऐसे नहीं, एकदम सिंपल बता रहा हूं तुमको। गर्लफ्रेंड और मैं सीसीडी में कॉफी पीने गया, कितना मस्त है। गर्लफ्रेंड और मैं सीसीडी में कॉफी पीने गया, ये हो गई गर्लफ्रेंड, ये रही जी, ये रहे एफ, सी सी डी एम। गर्लफ्रेंड और मैं सीसीडी में कॉफी पीने गए, ये फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ही सिंपल है। गर्लफ्रेंड और मैं सीसीडी में कॉफी पीने गए। आ जाओ मेजरमेंट, सबसे पहला कार्य, ठीक है। जनरली मैं 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ये पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 जो है अगला वापस रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो जो जनरली मेरे वीडियोस जो भी रहेंगे 1 आवर के रहेंगे एग्जैक्ट, अगर 1 आवर में जितने भी रहेंगे वो डिटेल कवर हो जाएगी, नहीं तो पार्ट 2 आपको देखना रहेगा। वो दोनों पार्ट को पूरा देखना, क्योंकि मैं डिटेल में जाऊंगा, इसलिए आपको बाकी कुछ ये लेक्चर देख लेना बार बार, तो आपको वापस पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला अकाउंट्स क्या करता है, पास्ट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करता है, मतलब मेजर मतलब लिखेगा, ये सब मेजर करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो हमारी जो बिजनेस एंटिटी की है उसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, मतलब रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पता करेगा, और हमारी जो पोजीशन है उसको डेपिक्ट करेगा। डेपिक्ट मतलब पोजीशन बोलते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहला मेजरमेंट मतलब कैलकुलेशन। दूसरा है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का जनरली मतलब ये होता है बेटा, आपके करंट पोजीशन को देख के आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जाएगा। इन्वेस्टर क्या करता है, आज की पोजीशन देख के फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगा लेता है, ये कंपनी आगे जाएगी कि नीचे जाएगी, ये कंपनी बढ़ेगी या घटेगी, ये कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो जनरली अकाउंट्स की वजह से आप लोग फोरकास्ट करने में सक्षम रहते हो। आप फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में पता कर लेते हो, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज के बारे में पता कर लेते हो। थर्ड नंबर है आपका डिसीजन मेकिंग। अगला जो है वो आपका डिसीजन मेकिंग है। अकाउंट्स आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और आपकी मदद करता है आपको डिसीजन मेकिंग करने में। डिसीजन फॉर एग्जांपल, टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, सरकार को पता चल जाता है ये कंपनी टैक्स भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी, और इन्वेस्टर को पता चल जाता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है कि नहीं करने जैसा है। यूजर को पता, जैसे लेंडर से, बैंक आपको लोन देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही पता चल पाएगा। जो अकाउंट्स उसी से पता चल पाएगा कि आप पैसा देने लायक हो कि नहीं हो। कंपैरिजन, जनरली हम लोग अकाउंट्स की वजह से ही हम लोग कंपेयर कर पाते हैं हमारे टारगेट्स को। अकाउंट की वजह से ही हम लोग चेक कर पाते हैं, प्रिडिक्ट कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं एक कंपनी के दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। हमारे पास्ट ईयर से हम लोग कंपेयर कर पाते हैं, तो ये कंपैरिजन इवेल्युएशन के अंदर। थर्ड है कंट्रोल। जनरली हम लोग हमारी आइडेंटिफाई करते हैं वीकनेसेस जो भी हमारे ऑपरेशन सिस्टम के अंदर, जिससे हम लोग फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं
और रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड टू चेक्स सच वीकनेसेस। अकाउंट्स के अंदर कोई भी प्रकार की वीकनेस है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उन वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन वीकनेसेस जितनी भी है उनको क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं। लास्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन। अकाउंट्स जो होता है वो सरकार को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो लोग कंट्रोल कर सके एंटिटी को और बड़ी और पर्टिकुलरली टैक्सेस को, टैक्स रेवेन्यू जो सरकार को आने वाला है उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो अकाउंट्स के कुछ कार्य है। सबसे पहला कार्य क्या है, सबसे पहला कार्य उसने बोला गवर्नमेंट रूल्स एंड, यहाँ से याद करेंगे, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। सरकार को नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंट्स के द्वारा जिससे वो लोग टैक्स रेवेन्यू को कलेक्शन के अंदर मदद मिल जाती है उनको। एफ का मतलब फोरकास्टिंग, पर्टिकुलरली फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भैया डेटा आगे क्या कह रहा है, एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। एम बोले तो मेजरमेंट, हम लोग पास्ट की परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली रिजल्ट्स पर्टिकुलरली डेपिक्ट करवा पाते करंट फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है। उसके बाद हमको दिया है वो फोरकास्टिंग, सॉरी फोरकास्टिंग नहीं रहे, CCD। अगला सी है जो है कंपैरिजन इवैल्यूएशन का। कंपैरिजन का मतलब आपको पता है, हम लोग कंपेयर कर पाएंगे, अगर हमारे अकाउंट्स बने हुए हैं तो हम पास्ट ईयर से कंपेयर कर पाएंगे, आजू बाजू वालों से कंपेयर कर पाएंगे, मतलब हमारी जैसी दूसरी कंपनीज के साथ कंट्रोल कर पाएंगे। और डी मतलब डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए। तो अकाउंट्स होगा तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है वो यहाँ पे होता है समाप्त। जो इसका पार्ट 1 जो है वीडियो का वो यहाँ पे होता है समाप्त। पार्ट 2 के लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, बेल आइकन दबाएंगे और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और ये वीडियो को आगे 10 जनों को शेयर करेंगे, भैया तू भी पढ़ ले यार, इतना अच्छा पढ़ा रहे सर, मेहनत कर रहे, ठीक है। इसका पार्ट 2 के अंदर हम लोग बुक कीपिंग देखेंगे और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बुक कीपिंग के, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या बहुत डिफरेंसेस है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। अकाउंट्स के और कौन से सब फील्ड से आगे की इन्फॉर्मेशन काम की भी है, ये तो काम की चीजें लग रही है बहुत, ठीक है। इन शॉर्ट आगे का जो चैप्टर है वो हमारे लिए काम का है। तो पार्ट 2 के अंदर में बाकी का जो चैप्टर रिमेनिंग वो पूरा कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा आज का लेक्चर देखकर, ठीक है। ऐसे और भी लेक्चर्स देखते रहने के लिए एजे क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है, ताकि सबको एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। दिस इज आदित्य जवर साइनिंग ऑफ हियर और आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।